एसी हम लोग डिस्कस करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन 100%, एक या कभी कभी दो आ जाता है। अब इसमें ट्रांसफार्मर भी है और सब मिला के तो, और चैप्टर भी बहुत इजी है। ठीक क्या? तो इसमें सबसे पहले हम लोग इक्वेशन पे आते हैं। ये हमने आपको बताया था डायनेमो कॉन्सेप्ट है। जैसे डायनेमो जो है ये रोटेट करता है, कोई कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला था फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया था। फाई इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी, और इसी में d∅/dt किया था पिछले चैप्टर में, तो NBA ओमेगा, और यहाँ आ जाएगा ये आपका E हो जाएगा, E0 हो गया साइन ओमेगा टी, या इसी को V इज इक्वल टू B0 या I इज इक्वल टू I0। ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो फ्लक्स में चेंज आता है, जिससे इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट डेवलप होती है। इसका कर्व हम लोग बनाते हैं। मान लो करंट का लेते हैं I और T में, ऐसे साइनोसॉइडल कर्व होता है। तो AC आपकी इस तरह से चलती है, हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। ठीक, इसमें पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये T/2 T/4, तो ऐसे लिखेंगे T/4 2T/4 3T/4 एंड 4T/। दूसरा यहाँ पे आ जाता है पीक टू मिनिमम टाइम कितना होगा, तो पीक से मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा, ये T/4 ये T/4 ये T/4 ये T/4। तो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, T/4 होगा। तो मान लीजिए निकालने को आ जाता है, इक्वेशन दे देते, तो हम ये यहाँ से यहाँ निकालना हो या ये निकालना हो, इसको मिनिमम टू मैक्सिमम कहेंगे, मैक्सिमम टू मिनिमम कहेंगे। ये वैल्यू हमारी कितनी आती है, T/4 आती है। दूसरा इसी में पीक टू पीक वोल्टेज आता है। अब यही कर्व हम प्लॉट कर देंगे B और T के बीच में, B एंड T, तो ये हमारा कर्व हुआ ये B0 माइनस B0। तो पीक टू पीक वोल्टेज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2V0। ठीक, तो इसके जो इक्वेशंस हो गए आपके, B इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसके बाद इसमें तमाम सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए थे कि AC को DC से, AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, रेक्टिफायर्स। DC को AC में, इन्वर्टर। AC को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक आप भेज सकते हो, किससे, ट्रांसफार्मर से। ठीक, DC को ऐसा नहीं कर सकते हैं। AC जो है वो सरफेस फ्लो होती है वायर के, जिसे हम लोग स्किन इफेक्ट कहते हैं। DC वायर के अंदर फ्लो होती है, इनसाइड द वायर होती है। फिर हमने बताया कि AC को जो DC आप रियास्टेट मेजर करते जो, लेकिन AC को मेजर करने के लिए हॉट वायर अमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर, जो कि इस कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि when current flow in any conductor or wire, then due to heating its length increases। इस पर ये काम करता है।
रीज़न ये था कि जो हमारा डीसी मेजर वो तो एक डायरेक्शन में होती है, तो वहाँ हमने लगाया वोल्ट मीटर में और वो पॉइंटर हमारा मूव करता चला जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ आई कि जो है 50 हर्ट्ज इंडियम जो फ्रीक्वेंसी है एसी की वो कितनी है 50 हर्ट्ज। अब क्या हुआ 50 मतलब इसका मतलब 50 बार वो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में आएगा ये। तो अब क्या हुआ कि हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, तो पॉइंटर हमारा आगे जाएगा पीछे आएगा, तो पॉइंटर मूव नहीं करेगा। यदि हम डीसी वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें लगा दें तो ये मूव नहीं करेगा, अपनी जगह रुका रहेगा कि इनर्शिया की वजह से मूव ही नहीं कर पाएगा, 1 सेकंड 50 बार आगे पीछे हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जरूरत पड़ी जो डायरेक्शन डिपेंड ना करता हो। जो हम इस पर जो हमारा यूज हुआ वो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, करंट फ्लो होती, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वायर का लेंथ इंक्रीज कर जाती, इस पर काम करता है। इसलिए नाम रखा गया है हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर। दूसरा क्वेश्चन एक बार आईटी में आया था कि यदि लो फ्रीक्वेंसी हम एसी कर दें तो क्या होगा 1 to 2 हर्ट्ज। 1 to 2 हर्ट्ज कर देंगे तो जो पॉइंटर है हमारा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, मेजर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन मतलब कि ये हो जाता है आपका। दूसरा चीज क्या हुआ कि एसी से हम इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना नहीं कर सकते हैं, किससे किया जाता है, डीसी से। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो कॉमन पॉइंट्स हैं एसी के लिए। अब हम लोग आएंगे आगे, चलो इधर देखो कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया। पीक वैल्यूज आई नॉट आर वी नॉट मीन एंड एवरेज वैल्यू। अब इसके बारे में समझो। देखिए फुल साइकिल एसी का एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हाफ पॉजिटिव हाफ क्या हुआ। तो फुल साइकिल का जो आई एवरेज है या बी एवरेज है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ साइकिल, तो हम लोग हाफ साइकिल की जब निकालेंगे तो हाफ साइकिल का एवरेज या मीन वैल्यू क्या आएगी बताइए। निकालना चाहें तो आई एवरेज इक्वल टू 0 to T/2 आई डी टी अपान 0 to T/2 डी टी, और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 2I0 अपान, ऐसे बी एवरेज हम या मीन वैल्यू निकालें तो 0 to T/2 बी डी टी अपान 0 to T/2 डी टी। सॉल्व करोगे तो ये आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 0.63 I0 या 0.63। क्लियर हो गया, ये एवरेज हाफ साइकिल का है। पूरा फुल साइकिल का एवरेज निकालें तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि हाफ पॉजिटिव हाफ। अब फुल साइकिल का निकालते तो यहीं पर जहां हम 0 to T/2 किए हैं तो 0 to T कर देंगे, 0 to T कर देंगे, तो ये फुल साइकिल का कैलकुलेट करेंगे 0 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो गई, हाफ निगेटिव हमारा, और निगेटिव का स्क्वायर, जैसे मान लो -2 है तो -2 का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसीलिए इसका रूट मीन स्क्वायर फुल साइकिल का हम निकालने जा रहे हैं। तो इसमें आई RMS कहा जाता है इसको, और ये 0 to T आई डी टी 0 to T डी टी, और ये सॉल्व करें कितना आ जाएगा, I0 अपान, ऐसे ही BRMS निकालोगे तो क्या आएगा, इसकी जरूरत हमें है। ठीक, अब समझिए ध्यान से, ये समझ में नहीं आया तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान समझो, फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। हाफ साइकिल को उसको निकालेंगे मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू,
तो हाफ साइकिल के लिए आई मीन या आई एवरेज क्या बताया, 2I0 अपान पाई 0.63 I0। बी मीन इज इक्वल टू 2B0 अपान पाई 0.63 B0। ये ज़्यादा नहीं आते। अब आते हैं रूट मीन। रूट मीन, अब ये रूट मीन पूरी साइकिल का हुआ, तो IRMS क्या बताया, बोलो, I0 अपान 0.707 I0 VRMS इज इक्वल टू, ये अब ज़रूरत है। अब एक चीज़ और ज़रूरत है कि हमारे पास कई सारी करंट, कई सारे वोल्टेज हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझ में आए चैप्टर में, आपको फिर आगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको ध्यान समझिए। अब ध्यान समझिए इसको, मतलब का V इज इक्वल टू ठीक, कई सारे वोल्टेज आ रहे हैं, कई सारी करंट आ रही हैं, तो इनके बारे में समझिए। ये जो V0 और I0 है, इसके 3 नाम है, कौन कौन से, पीक वैल्यू, दूसरा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड क्या है, एम्पलीट्यूड। और पिछले चैप्टर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो B0 निकाले थे और I0 हो जाएगा तो क्लियर हुआ। अब इसमें B और I है, इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्कालिक। तात्कालिक का मतलब क्या हुआ, यहां दे देंगे T इज इक्वल टू 1/400 सेकेंड में वोल्टेज क्या है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम का हुआ ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ज़्यादा यूज नहीं इस चैप्टर में, ठीक। एक आध क्वेश्चन आए हुए हैं कि T इज इक्वल टू 1/600 पे वोल्टेज क्या है या करंट क्या है, वो इंस्टेंटेनियस कहलाती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक। ज़रूरत हमें इनकी है। दूसरा हमारे पास आया BRMS या IRMS। इनके नाम कौन कौन से, एक तो हो गया RMS कहते हैं हम लोग, दूसरा क्या कहते हैं, वर्चुअल वैल्यू, और तीसरा क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू। ये 3 नाम इनके हो गए। अब बात ये आई कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे हम पहचानेंगे कि ये BRMS दिया है या IRMS दिया है या निकालना है, यही मेन है इस चैप्टर में। ये पॉइंट नहीं आया तो फिजिक्स ये इस चैप्टर नहीं समझ में आएगा आपको। तो अच्छा रिलेशन हमने बता ही दिया कि BRMS इज इक्वल टू B0 अपान √2, IRMS इज इक्वल टू I0 अपान √2, ठीक। अब पहचानेंगे कैसे, या डाटा दिया है हम उसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अमीटर या वोल्ट मीटर, ये हमेशा कौन सा पढ़ता है, रीड करता है, RMS वैल्यू, ठीक। जो हमारा वोल्ट मीटर मीटर में क्या करता है, RMS वैल्यू पढ़ता है। जैसे उन्होंने कहा कि रीडिंग ऑफ अ मीटर इज 10 एम्पियर, तो समझ लो कौन सी है, वो RMS है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 20 वोल्ट, RMS है। फाइंड रीडिंग ऑफ अ मीटर, RMS निकालना है। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, BRMS निकालना है। इंस्ट्रूमेंट हमेशा किसको मेजर करता है, RMS वैल्यू। ये पॉइंट क्लियर हो गया।
दूसरी चीज समझो, कहीं ये लिखा है 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज, ये डाटा कौन सा होता है? आरएमएस होता है। रेटेड डाटा, गिवन डाटा इस तरह जो दिया गया हो वो हमेशा कौन सा होता है? आरएमएस होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो। थर्ड, जैसे अब कहीं ये दिया गया आपको, ये दिया गया है और ये 2 एम्पियर करंट दी गई है, ये आपका जो हो गया बीआरएमएस हो गया, और ये जो करंट दी गई है आरएमएस करंट की जो इंडिकेट की जाती सर्किट में वो हमेशा कौन सी होती है? आरएमएस होती है। पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो, समझ में आया क्या क्या हमने बताया? नंबर 1, अमीटर वोल्ट मीटर हमेशा आरएमएस को मेजर करते हैं। नंबर 2, रेटेड डाटा कहीं 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज इस तरह कर कहीं दिया है, वो भी क्या हुआ? आरएमएस हुआ। और नंबर 3 कि किसी सर्किट में आपको दिया गया है, इंडिकेट किया गया है करंट, तो वो भी कौन सी होती है? आईआरएमएस होती है। सबको समझ बात आ गई? बोलो। चलो, अब फेज एंड फेज डिफरेंस, इसके बारे में हम लोग आ जाते हैं। इसको समझो। ये जो डाटेड वाला है इसको मान लो हम बी लेते हैं, इधर बी एंड आई ये कुछ है, इधर टी है, और ये कंटिन्यूअस वाले को हमने आई ले लिया, तो B इज इक्वल टू बी नॉट साइन एंड I इज इक्वल टू इसका मतलब क्या हुआ? जो वोल्टेज B है करंट I से फाई क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है वोल्टेज से फाई क्या कर रही है? लैग कर रही है। एक ही बात करेंगे, या तो हम इसको कह दें कि लीड कर रहा है, या इसको हम कह दें लैग कर रहा है। जैसे कहें नेता 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं, फलाने नेता 10,000 से पीछे, तो एक ही बात कहो। एक आगे चला नेचुरल, दूसरा क्या है? पीछे चल रहा है। तो ये फाई जो है वो लीड कर रहा है इससे, जिसमें प्लस दिया गया हो। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, अब यहां माइनस यहां लगा दिया ना, तो ये लैग कर रही है और ये क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। या तो प्लस लगा है तो इसका मतलब वो लीड कर रहा है, दूसरा लैग कर रहा है, और माइनस लगा है तो वो लैग कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ये सिंबल्स होते हैं इनके। अब इसी में ये किए जा रहा है ये, और एक यहां से स्टार्ट हो रहा है ये। अब ये देखिए, इधर बी और आई हमने ले लिया, इधर टी ले लिया। अब हम प्लॉट करना चाहें, ये जो हमारा कर्व है, ऐसे हम जनरली कुछ लिख लें, ये 90 डिग्री यहां से यहां तक कितना हो गया। अब इसको मालूम वोल्टेज का बात कर लें, इसको करंट वाला करें, तो B इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू इसका मतलब ये 90 डिग्री क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। या ये 90 डिग्री क्या कर रही है? लैग कर रही है। ठीक, तो ये लीड लैग आपको SHM में और यहां पर दो जगह मिलता है। अब आगे हम आते हैं। अच्छा, ये जो फाई है इनिशियल फेज, और ये दोनों मिला के फेज ये भी कहलाता है, आफ्टर टाइम टी कहलाता है। और एक फॉर्मूला और इसमें हम लोग पढ़े थे, 2 पाई अपॉन टी और डेल्टा
एनसीईआरटी पे इस पर भी क्वेश्चन है और आईटी में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन टी, और कहीं कहीं टी को चेंज कर दोगे, और टी कैसे चेंज कर दोगे, ओमेगा इज इक्वल टू, अब टी की वैल्यू यहां रखेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा क्या मॉडिफाई हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, और डेल्टा टी तो सीधे सीधे हो जाएगा ओमेगा डेल्टा 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं एलसीआर सर्किट, यही इस चैप्टर का सबसे मेन थीम है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप सर्किट्स, आर सर्किट, सी सर्किट, सी आर सर्किट, एल सर्किट, एल आर सर्किट, एलसीआर सर्किट, 7 टाइप सर्किट्स हैं। तो इसमें पढ़ना हमें क्या है, हमें पढ़ना ये है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज क्या होगा, और दूसरा ये पढ़ना होता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैरिज हो गई, दोनों लोग हैं, चल रहे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, ठीक, मतलब 7 तक पहुंच गए, तो उसकी वजह से उनमें फेज चल रहे हैं, घूमने टहलने जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या फेज डिफरेंस है, ये हमको पढ़ना है। और जो ये एल सी आर ये सब हैं, ये प्रोडक्ट्स मान के चलो, तो कहने का मतलब हुआ जब एल हुआ तब फेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सी है तो फेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक, ये चीज पढ़ना है। एलसी सर्किट में लगा है तो फेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो होता यह है, पहले रेजिस्टेंस के बारे में समझ लो। जब केवल आर लगा होगा रेजिस्टिव सर्किट होगा, उसके रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ही नाम है। जैसे समझ लो कि आदमी औरत के बच्चा हुआ तो बकरी का बच्चा हुआ उसका कुछ और नाम, भेड़ का बच्चा हुआ कुछ उसका और नाम, ऐसे ही है। तो क्या हुआ कि आर लगा है तो उसको हम रेजिस्टिव सर्किट कहेंगे, और उसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस ही नाम देंगे। जब वो सी से पैदा हुआ, कैपेसिटिव हो गया आपका सर्किट, तो उसको क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। और जब एल से पैदा होगा तो क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। इंडिविजुअल का अलग अलग नाम हो गया, आर वाले का रेजिस्टेंस, सी वाले का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एल वाले का इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब 2-2, 3-3 से पैदा होगा तो एक कॉमन नेम हो जाएगा, और क्या कहेंगे उसको, इम्पीडेंस। क्या कहा जाता है, इम्पीडेंस। तो रेजिस्टेंस के भाई बंधु हैं, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, और इसके बाद कॉमन नेम क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया। अब आते हैं फेज पर। आर होगा तो फेज 0 हुआ, एल होता है तो फेज 90 डिग्री, सी होगा फेज 90 डिग्री। अब जब 2-2, 3-3 से फेज पैदा होता है तो वहाँ फार्मूला यूज करेंगे tan phi = XL - XC अपॉन R। अकेले अकेले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, R है तो phi 0 हुआ, L है तो phi 90 हुआ, C है तब भी phi 90 हुआ। अब इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये हमने सप्लाई किया। यहां जो वोल्टेज आया BL, VC एंड VR। अब ये सर्किट आप याद करेगा ऐसे ही, इधर को करंट I है, वोल्टेज इसका BR है, इधर को ये BL, और इसको हम क्या लेंगे, अब यहीं से याद कर लो। ये जब R लगा होगा तो उसका वोल्टेज और करंट दोनों पैरेलल हैं, तो फाई क्या हुआ, 0। जब L लगा हुआ है तो वोल्टेज अपनी करंट से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और जब C लगा है
तो उसका वोल्टेज अपनी करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। फिर से समझ लीजिए, सर्किट में आर है तो दोनों के बीच आई और बी के बीच फेज क्या है, 0 है। जब सर्किट में एल लगा है तो उसका वोल्टेज अपनी करंट से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। जब सर्किट में सी लगा है तो उसका वोल्टेज अपनी करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक, अब इसी को हम करेंगे ये BL माइनस BC दोनों 180 डिग्री पे हैं। ये रिजल्टेंट हो गया, ये एंगल फाई हो गया। तो यहां से ये इस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक वोल्टेज क्या होता था, हम लोग B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, चाहे रेजिस्टेंस वाला पढ़े हो चाहे कैपेसिटेंस में पढ़े हो, सब में होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इसलिए नहीं होगा, वहाँ प्योर या तो R रहता था या तो प्योर सब C रहते थे। यहाँ पे L है, C है, R है, किसी का वोल्टेज लीड कर रहा है, किसी का वोल्टेज लैग कर रहा है। तो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट BL माइनस BC होल स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। दूसरी चीज समझिए, ये करंट आई है, रेजिस्टेंस आर, ठीक, इसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही कहते हैं। और यहां BR लिखेंगे, BR इज इक्वल टू, यहां पे R रेजिस्टेंस हुआ। अब देखिए, सर्किट में C लगा है, करंट आई जा रही है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस पैदा होगा XC कहा जाएगा। और XC इज इक्वल टू अब DC की फ्रीक्वेंसी होती 0, तो 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसीलिए DC को अलाउड, कैपेसिटर DC को नहीं जाने देता है। AC के फाइनाइट आ जाएगी, जाने देगा, रेजिस्टेंस तरह बिहेव करेगा। इस XC का नाम क्या है बताओ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यहां वोल्टेज हम फाइंड करेंगे, ठीक। अब आते हैं ये सर्किट में, ठीक। तो B, पहले बात यहां एक्सियल होगा, अब देखिए DC के लिए फ्रीक्वेंसी DC की 0 हुई, तो एक्सियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसलिए DC पे इसका कोई रोल, कोई कॉइल लगी है और DC फ्लो हो रही है, तो कोई चाहे वो कॉइल लगी हो चाहे ना लगी हो, कोई रोल नहीं होता। हाँ, जब ऑन और ऑफ होगा तब रोल होगा, क्योंकि अब DC VC हो जाती है, वेरिंग करंट बन जाती है ऑन करते समय और ऑफ करते समय। पहले 0 थी, अब 10 एम्पियर हो गई, तो 0-10 का डिफरेंस मिल गया ना। अब 10 फ्लो हो रही थी और ऑफ कर दिया तो 10-0 फिर डिफरेंस मिल गया। तो DC जो है कॉइल हमारी DC में केवल तब काम करती है जब ऑन और ऑफ होता है, बस। एक्सियल, अब यहां BL की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे B इज इक्वल टू IR, वैसे BC इज इक्वल टू YXC, BL इज इक्वल टू IXL। एक्सियल का नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए सबको, बोलो। दूसरा आते हैं हम लोग, अब फेज आपको निकालना है, तो
tan phi इज इक्वल टू उसी सर्किट से जो सर्किट है तो हो जाएगा BL माइनस, ठीक, ये सर्किट देखिए ऐसे था ना, वो जो हमने फेजर डायग्राम बनाया था, BL माइनस BC और ये था BR और ये फाई परपेंडिकुलर अपान बेस। अब BL की जगह IXL, IXC, IR, तो tan phi की वैल्यू हो जाएगा, फेज के लिए ये फॉर्मूला आया। और ध्यान दे रहे हैं जो फाई है वो है क्या, फेज बिटवीन B एंड, ये B और I के बीच का फेज है। अब इसी से तुम सारे निकाल सकते हो। जैसे R सर्किट है तो R सर्किट है तो ये रखो, बाकी ये 0 कर दो तो 0 आएगा, फाई की वैल्यू 0 हो गई। अब मान लो C सर्किट है तो C सर्किट है तो ये 0 हो गए तो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो फाई की वैल्यू 90 आ गई। L सर्किट है तो ये रखो, ये 0 कर दो, 1/0, ये भी इनफाइनाइट हुआ, फाई की वैल्यू 90 हो गई। अब मान लो CR सर्किट है तो C रखो और R रखो, इसको 0 कर दो। LR सर्किट है, इसको रखो, ये 0 कर दो। अब इसी से सारा निकाल सकते हो, लेकिन ये 3 तो रटे रहना। R है तो फाई 0 हुआ, L और C में फाई क्या होता है, 90 होता है, और जब फाई 90 हो जाता है तो वहाँ पर जब कोई पावर का लॉस नहीं होता है। अभी आगे पावर पढ़ेंगे, P इज इक्वल टू BRMS IRMS cos फाई, इसको कहते हैं वाटलेस करंट कहते हैं, जब सर्किट में प्योरली C हो या प्योरली L हो। ठीक, अभी आगे आ रहा है। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग पढ़े थे B इज इक्वल टू अब इसमें वैल्यू रखिए, I बाहर निकाल लो, इसके नीचे ले लो, इसको Z कहेंगे। तो ये फॉर्मूला आ गया, और यहां Z को कहा जाता है इम्पीडेंस। ठीक, अब इसमें भी R सर्किट है तो इनको 0 करो तो ये बचेगा, L सर्किट है तो इसको 0 करोगे ये बचेगा, CR सर्किट है इनको रखो, इसको 0 करो, CR सर्किट के लिए सबके लिए यहां से फॉर्मूला आपका निकल आया। तो ये इम्पीडेंस एक तरीके से सर्किट का टोटल नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक, अब इसमें जो है हमारे पास आया R, फिर आया XL, XC और Z, इन सब की यूनिट क्या होती है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस है तो सबकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। ठीक, तो मेन पूरा चैप्टर जो है इन्हीं पे बेस्ड है, दो फार्मूलों पे आपके। एक तो tan phi इज इक्वल टू हो गया XL माइनस XC अपान R, और दूसरा इम्पीडेंस हो गया अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और तीसरा नेट वोल्टेज का हो गया B इज इक्वल टू अंडर रूट BL माइनस BC होल स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं हम लोग। पावर। ठीक, तो डेरिवेशन हम नहीं चल रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहे हैं। P इज इक्वल टू एवरेज पावर। ठीक, इसमें हमने 3 बताया था, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, वर्चुअल पावर। वर्चुअल पावर केवल इतनी हो जाएगी,
लेकिन उन सब पे क्वेश्चन आता नहीं, इसी पे आता है। और एक आता पावर फैक्टर, कास फाई से डिफाइन करते हैं। तो कास फाई जो हो जाएगा आर अपान, ये दो चीजें जरूरत पड़ेगी हमें। अब इसी में फॉर आर सर्किट, आर सर्किट होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, 0। तो एवरेज पावर आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अब यही रख दो चाहे कास 0, क्या आया। और या यहां रखना चाहो जेड की वैल्यू, जब केवल आर होगा तो जेड भी आर हो गया ना, तो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तब भी 1 आएगा। अब सेकंड आते हैं फॉर एल सर्किट। अब एल सर्किट में क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एवरेज पावर क्या हो गई, और ये पावर फैक्टर हो जाएगा आर अपान जेड की जगह क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा। फिर आते हैं फॉर सी सर्किट। अब सी सर्किट में भी फाई क्या हो जाएगा, तो पावर फैक्टर यहां क्या हो जाएगा, आर अपान एक्स सी। तो कहने का मतलब जब सर्किट में प्योरली सी है या एल है, उस केस में फाई 90 डिग्री होता है, तो एवरेज पावर क्या होती है, 0 होती है। करंट का कोई लॉस नहीं होता है। ऐसी करंट का नाम क्या रखा गया है, वाट लेस करंट। चोक कॉइल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। चोक कॉइल काम होता है एसी को कंट्रोल करना। तो एसी कंट्रोल करने के लिए हम रियास्टेट यूज करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, लॉस ऑफ करंट कर देता ज़्यादा। तो जब हम चोक कॉइल यूज करते हैं तो उसमें एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, प्योरली एल सर्किट बन जाता है। जब प्योरली एल सर्किट बन जाएगा तो पावर का कोई लॉस। तो चोक कॉइल का जो काम होता है वो ये तो ये पावर वाला हो गया आपका। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। 3 ही टॉपिक इसमें हो गए, एक एलसीआर सर्किट क्वेश्चन हो गया, एक पावर हो गया, एक रेजोनेंस हो गया। ये 3 टॉपिक बनते हैं इस पर। तो बी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, पावर फैक्टर हो गया आर अपान जेड। सर्किट जो प्योरली आर होगा, फाई 0 होगा, उस केस में पावर मैक्सिमम हो जाती बी आर एम एस, आई आर एम एस, और पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। जब आपका एल सर्किट होगा तो एल सर्किट में फाई 90 हो जाएगा, पावर जो है आपका 0 एवरेज हो जाएगा, पावर फैक्टर आर अपान एक्सएल हो जाएगा। जब सी सर्किट हो जाएगा तो फिर फाई 90 हो गया और ये हो जाएगा आर अपान एक्स सी। तो हमने बताया कि जब सर्किट प्योरली सी और एल होता है तो पावर एवरेज 0 हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं वाट लेस करंट कहते हैं। चोक कॉइल आपका इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, जो कि एसी को कंट्रोल कर। अब इसी में कोई भी आपको निकालना है, इसी मान लीजिए आपको सीआर सर्किट निकालना है, ठीक, सीआर या एलआर मान लो लेते, एलआर सर्किट। अब एलआर के लिए हमें फाई चाहिए, ठीक, तो हम इधर बता दे रहे हैं आपको। एलआर सर्किट, एलआर के लिए पहले tan फाई की वैल्यू, एलआर के लिए tan फाई हमारा होता क्या है बोलिए, ये होता है, जब ये हम एलआर कहेंगे तो एल ले लेंगे और आर ले लेंगे, सी को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन हमें ज़रूरत यहाँ पर कास फाई की है, तो कास फाई कैसे निकालोगे, ट्रायंगल बता चुके हैं, कहीं भी इस तरह जो आता है तो हमेशा ये आपका फाई हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस, तो यहां से कास फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर अपान अंडर रूट अब आपका पावर फैक्टर निकालना है, तो
आर अपान जेड, या कास फाई सीधे रख दो, चाहे कास फाई कर दो चाहे आर अपान जेड कर दो। कास फाई वैल्यू कितना निकाले हो, एवरेज पावर निकालना है तो बी आर एम एस इंटू कास फाई, और कास फाई हमारा कितना आया, भी चीज निकालना भी यहाँ निकाल सकते हो, लेकिन मेडिकल में बस वहीं तक आता है, आर सी और एल तक आए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में आ जाता है। रेजोनेंट सर्किट पे आते हैं हम लोग, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो रेजोनेंट सर्किट में एलसीआर और पैरेलल और सीरीज दो होते हैं, लेकिन सिलेबस तुम्हारा सीरीज ही है, उसका नहीं आता, तो सीरीज एलसीआर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रेजोनेंस होता क्या है, पहली बात ये, रेजोनेंस होता है जब सर्किट का फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के सेम हो जाती है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। जैसे एसएचएम में पढ़ते थे कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है, वैसे यहाँ करंट का एम्पलीट्यूड क्या करेगा, बढ़ जाता है। ठीक, और इलेक्ट्रिकल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें हम लोग यूज करते हैं इनको। तो यहाँ पर पहली बात ये होना चाहिए कि बी एल इज इक्वल टू बी सी। अब यही ध्यान दे रहना, कभी कभी नाम ही नहीं लेते हैं। अब बी एल यहाँ पे इन्होंने कर दिया 50 वोल्ट, यहाँ भी 50 वोल्ट, बस समझ लो रेजोनेंस हो गया। वो हमारी बात समझे, या 200 वोल्ट रेजोनेंस हो गया, नाम नहीं कहा रेजोनेंस का कहीं, सारा कॉन्सेप्ट फिर रेजोनेंस का अप्लाई हो जाएगा। तो बी एल इज इक्वल टू बी सी, जब बी एल इज इक्वल टू बी सी होगा तो बी इज इक्वल टू क्या था, बी एल स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या, तो क्या आ गया। तो एक बात ये समझ में आई कि रेजोनेंस की कंडीशन में जो इनपुट वोल्टेज है वो सारा किसको मिलेगा, रेजिस्टेंस को। यदि यहाँ इनपुट आपका 100 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस को कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो विदाउट पेन आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे दे देंगे ये 200 और कहेंगे इसका वोल्टेज क्या है, इनपुट सप्लाई लगा देंगे, तो जो इनपुट सप्लाई हमारी होगी वही इसको पूरा मिल जाएगा। अब दूसरी चीज आ जाते हैं इसमें, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, जेड पे आ जाते हैं। ठीक, चलो यहीं से आगे कदम और, बी एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स एल, और ये क्या हो जाएगा, सीरीज में करंट सेम फ्लो होगी। तो यहां से क्या मिल गया हमें, एक्सएल इज इक्वल टू, और जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी मिल गया तो इंपीडेंस क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो जेड मिनिमम हो जाता है, और इज इक्वल टू, अब पूछा जाएगा पूरे सर्किट का इंपीडेंस क्या है, तो इंपीडेंस जैसे 10 ओम है तो सर्किट का पूरा इंपीडेंस 10 ओम के ही बराबर हो जाएगा। तो पेन की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा होगा 10 ओम, पूछे सर्किट के बताइए रेजिस्टेंस टोटल क्या है तो वही 10 ओम हो जाएगा, और ये जेड मिनिमम यही तो आ रहा है हमारा। बोलो, अब आ जाते हैं और tan फाई पे आ जाओ। अब tan फाई जो सर्किट में केवल आर लगा है, भाई यहां पे क्या है, एक्सएल माइनस, अब एक्सएल एक्सी इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, जो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा, ये 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, भाई सर्किट में आर लगा है तो फेज क्या होगा, 0 होगा, प्योरली आर सर्किट हो गया ना। बोलो, प्योरली आर सर्किट है तो फाई क्या होगा, 0 होगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर होता आर अपान जेड, तो जेड भी हमारा क्या है, तो पावर फैक्टर क्या हुआ, ये भी पूछा गया आपका। ठीक, अब आ जाते हैं पावर पे आ जाते हैं। पावर, एवरेज पावर, ये क्या होती है बताओ, बी आर एम एस, आई आर एम एस और कास 0। बोलो, फाई 0 है ना, तो बताओ कि एवरेज पावर हो जाएगी मैक्सिमम, और किसके इक्वल हो जाएगी, बी आर एम एस, और ये भी पूछा गया आपका कि रेजोनेंस में पावर फैक्टर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होती है, और एवरेज पावर मैक्सिमम होती है, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सारे पॉइंट्स आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका ये है। इसके बाद आइए देखिए, एक्सएल की वैल्यू रखिए। अब यहाँ देखिए, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, और इसकी 1/ओमेगा सी,
तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज होगा तो 1/1 LC यूज करेंगे, ध्यान दिए रहना। इसको कहा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या आंसर में यूनिट देख लिया करना, ये यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड, और यहीं से जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट 1 और इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज होगी। हर्ट्ज दिया गया तो ये निकालना है, रेडियन पर सेकेंड तो ये निकालना, ध्यान दिए रहना, गड़बड़ मत करना। ठीक, रेजोनेंस के केस में क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1, जो इनपुट सप्लाई, हमने यहां पे इनपुट सप्लाई लगाया B इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी। तो नंबर 1 जो इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वही सर्किट की फ्रीक्वेंसी के, यदि ये 50 हर्ट्ज है तो पूरे सर्किट की फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो भी कितनी आएगी, 50 हर्ट्ज आएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि रेजोनेंस के केस में इसका और इसका वोल्टेज क्या होगा, सेम। नंबर 3 जो यहां पर नेट वोल्टेज दे रहे हो किसको मिल जाएगा, R को। नंबर 4 सर्किट का रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, R के। अगला करंट इसमें क्या हो गई, मैक्सिमम होगी, और करंट मैक्सिमम हो जाएगी कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू I मैक्सिमम इज इक्वल टू B/R, क्योंकि Z हमारा R हो गया ना, बोलो, तो I मैक्सिमम होगी और कितनी हो जाएगी, B/R। फाई क्या हो गया, 0। पावर फैक्टर क्या हो गया, 1। एवरेज पावर क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, और BRMS इंटू IRMS। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1/2 पाई अंडर रूट 1 LC। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, अंडर रूट 1 LC। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब कभी कभी ये कहते हैं कि करंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो करंट मैक्सिमम किस में होती है, रेजोनेंस की कंडीशन में होती है, बोलो। फिर कहते हैं कि इम्पीडेंस मिनिमम है, तो मिनिमम किस में होती है, इसी में होती है। कहीं रेजोनेंस का नाम ही नहीं लेंगे, तो रेजोनेंस का जो करेक्टर है वो बता देंगे। तो करेक्टर यही तो हुआ कि जो है सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, मिनिमम, और करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन इसमें से इस चैप्टर में ज़्यादा आते हैं। बोल दो, क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, Q इज इक्वल टू VL अपान BR या BC अपान BR। ठीक, अब VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू रख दो, ये R यहां निकाल लो। ठीक, तो बताओ कि ये देखिए इसमें एक C कैंसिल हो जाता है, तो 1/R अंडर रूट L अपान CC, एक C बचेगा, ये आएगा। इधर बता देते हैं दोबारा, इधर देखिए, मतलब जो क्वालिटी फैक्टर होता है वोल्टेज BL और BR या VC और BR के रेशियो को हम लोग क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर है क्या, ये मेजर करता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, जैसे आप रेडियो जो है ट्यून कर रहे हो, तो अब तो मोबाइल में सारा काम हो जाता है, तो पहले लोग क्या करते थे, ऐसे घुमाते रहते थे, तो कभी कभी 2-2 स्टेशन पकड़ने लगता था। तो जिसका Q फैक्टर हाई होगा, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आपको देगा, वो एक स्टेशन पकड़ रहा है, बढ़िया आवाज़ आ रहा है, वो कहता क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसका Q फैक्टर ज़्यादा होगा उसका शार्प रेजोनेंस भी ज़्यादा होगा। ग्रेटर द Q फैक्टर ग्रेटर विल बी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये मतलब होता है। तो ये जब हम वैल्यूज यहाँ रखते हैं सारा, तो कुल मिला के दोनों में यही सेम आंसर आएगा, अंडर रूट, इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा।
और जब हम कर्व प्लॉट करते हैं करंट एंड फ्रीक्वेंसी में, ऐसे कर्व होता है। यहां पे R 0 हो जाता है तो Q यहां पर हाई हो जाएगा। देखो 1/0 तो Q इन्फिनिटी हो गया ना, बोलो। और यहां पर R मैक्सिमम है तो Q जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये रेजोनेंस कंडीशन है। F = जब रेजोनेंस होगा उस केस में Q फैक्टर आपका सबसे ज़्यादा होता है। मतलब क्या हुआ, जब आप उसको घुमा रहे हो और मान लो 50 हर्ट्ज पे कोई आपका स्टेशन रिले कर रहा है, जैसे 50 हर्ट्ज होता है वैसे वो क्या करता है, कैच करने लगता है, वो रेजोनेंस कंडीशन में आ जाता है तो क्लियर आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है। तो वही चीज़ हो रहा है, जब रेजोनेंस होगा F = F0 मतलब रेजोनेंस में Q फैक्टर हमारा सबसे ज़्यादा होता है, उस समय रेजिस्टेंस हमारा सबसे कम हो जाता है। तो ये कर्व है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो नहीं आता था लेकिन इधर 2-1 सालों से क्वेश्चन दिख रहा है। तो Q = 1/R√L/C। ठीक, अब आते हैं इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफार्मर में समझिए ध्यान से, काम क्या है ट्रांसफार्मर का, AC को DC में कन्वर्ट करना। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि लॉस ऑफ जो करंट है उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें बहुत दूर तक भेजना होता है। तो उसकी वजह से जब करंट बहुत ज़्यादा होती है तो लॉस ऑफ करंट ज़्यादा हो जाती है। हमने बताया था कि दोनों लोग जा रहे हैं टहलने घूमने, ससुराल जा रहे हैं, तो ससुराल वाली कहानी याद किया रहना कि जब जा रहे हैं तो हस्बैंड को हाई, मतलब उन्होंने, ससुर ने अपने आदमी को, अपने लड़के को हाई कर दिया और उनकी जो मैडम थी वो लो हो गई, और जब मैके पहुंच गई तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता। मतलब जहां प्रोटेक्शन हो रहा है वहां वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, हाई कर देंगे, और करंट को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। और जहां पर कंज्यूमर शहरों में जहां पे आ रहा है वहां उल्टा हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, वोल्टेज क्या होगा, लो हो जाएगा। तो एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। अप मतलब बस ये याद कर लो, वोल्टेज को अप कर देना। तो जहां प्रोटेक्शन है वहां स्टेप अप लगेगा, और जहां कंज्यूमर की यूज हो रहा है वहां स्टेप डाउन हो जाता है। काम ये होता है ट्रांसफार्मर का कि हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट, या इसी का उल्टा। जब वोल्टेज को हाई करेगा तो करंट अपने आप क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक, तो ये दो आपके होते हैं। किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। इसमें दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा। इसकी इफिशियंसी, अच्छा दूसरी चीज क्या है, डीसी पे काम नहीं करेगा। ये डीसी को हम नहीं ट्रांसफर में यूज कर सकते हैं क्योंकि इंडक्शन के फिनोमेना नहीं होता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि इनपुट सप्लाई पर हम जो है 1.5 वोल्ट का डीसी लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, डीसी नहीं कहा था, सेल लगा देते हैं, तो आउटपुट क्या होगा। तो जब हम सेल लगा देंगे इनपुट पर और सेल हमारी क्या देती, डीसी देती है, तो वहाँ पर आउटपुट में हमें कोई इंडक्शन फिनोमेना वो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब हो गया सेल पे ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। दूसरा चीज समझिए, इसमें इनपुट और आउटपुट के जो फेज होता है उसमें 180 का चेंज आ जाता है। मतलब यहां पर हम इनपुट ऐसे लगा रहे हैं ये, तो आउटपुट में इसी के जस्ट रिवर्स ये मतलब फाई इक्वल टू कितना होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। फेज में चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज। और देखिए, तो ये एक्चुअली एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, एसी डीसी में नहीं कन्वर्ट करता है। बस क्या करता है, उसके वोल्टेज और करंट को लो और हाई कर देता है। ये एनर्जी या करंट या वोल्टेज इसको स्टोर नहीं करता, केवल क्या करता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इफिशियंसी इसकी आती है। इफिशियंसी जो होती है
आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू, और फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इफिशियंसी लेते हैं 100%। तो जहां यहां 100 रखोगे तो P आउट अपॉन P इनपुट इंटू 100। तो यहां पर P आउटपुट इज इक्वल टू, आइडियल ट्रांसफार्मर वैसे होते नहीं, लेकिन यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट पावर इज इक्वल टू, क्वेश्चन आया था कि इनपुट पावर P है, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आउटपुट पावर तो वो भी क्या होगी, P होगी। पॉइंट क्लियर हो गया। आइडियल है तो इनपुट और आउटपुट पावर दोनों क्या होती, सेम। दूसरी चीज समझिए, पावर पे आ जाओ, B सेकेंडरी, I सेकेंडरी, B प्राइमरी, I प्राइमरी। तो यहां से हमें मिल गया BS अपॉन BP इज इक्वल टू IP अपॉन, ये ध्यान दे रहा है, ये फॉर्मूला आपका तभी काम करेगा जब आइडियल होगा, तभी काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। BS अपॉन BP, NS अपॉन NP, ES अपॉन EP, ठीक, इज इक्वल टू phi S अपॉन phi P इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू R। इधर ध्यान दीजिए, ये इसके साथ, इसके साथ, किसी के साथ, लेकिन ये और ये जो फॉर्मूला हमारा है, ये दोनों साथ तभी लगाओगे जब वो आइडियल होगा। बाकी के लिए लगा सकते हो, इसको इसके साथ, इसके साथ, या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ लगा सकते, लेकिन ये दोनों तभी अप्लाई होंगे जब, यही ये दोनों सेम, ये भी वही चीज होता है, इंड्यूस ईएमएफ। ये तो कहने का मतलब हो गया आइडियल है तब हम इन दोनों को लेंगे, अदरवाइज बाकी का हम आइडियल हो चाहे ना हो तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं। आर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है, और जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती स्टेप अप के लिए और लेस देन 1 होती स्टेप डाउन के लिए। स्टेप अप में क्या होता है, NP अपॉन NS। तो यहां पे NS ग्रेटर देन क्या होता है, और ये काम क्या करता है, स्टेप अप, वोल्टेज को अप कर देना। और वोल्टेज को अप कैसे हो जाएगा, तो ये लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट। और स्टेप डाउन क्या काम करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, मतलब हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में, और वहां पे ये हो जाएगा NS लेस देन NP। लेकिन इधर नहीं आता, बस यही मेन पोर्शन आपका है। और एक और चीज आ जाती इसमें दो तीन लॉस होते हैं, जैसे कि लॉसेज ऑफ द, मतलब एक तो हो गया आपका एनर्जी लॉस कह सकते हैं। तो एनर्जी में I स्क्वायर आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो लॉस ऑफ, तो क्या हो जाए, रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करोगे, रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम मोटा वायर यूज करते हैं, कापर का, थिक वायर। थिक वायर होने से जब एरिया ज़्यादा होगा, R इक्वल टू रो L अपान A, एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो एक ये हो गया लॉस। मिनिमाइज करने के लिए थिक कापर वायर यूज करते हैं। दूसरा आता है एडी करंट। अब एडी करंट में क्या होती हैं, जब इसमें जाता है तो एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है, बताया था, ठीक। अब वो जो प्रोड्यूस हो जाती है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लैमिनेटेड यूज करते हैं वायर प्लेटें, और वो जो होती हैं किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है, जिससे क्या होती है, मिनिमाइज हो जाती है। अब ऐसे ऐसे हम यूज करेंगे, एक क्लॉक वाइज दूसरा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तीसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है, बार बार मैग्नेटाइज, बार बार क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, ताकि इजीली ये मैग्नेटाइज हो जाए, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। ये 3-4 पॉइंट इसके ये होते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर।